कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना, तू अकेले चल कर तो दिखा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और याद रहे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। आपके जो भी 5-6 दिन बचे हुए हैं इनमें जी तोड़ मेहनत कर लीजिए, जितनी कोशिश करिए उतना रिवीजन कर लीजिए और कितना ही आप कंटेंट का रिवीजन करेंगे उतना ही आपके मजबूती आती जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आंसर्स करिए और मैक्सिमम मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट लगाइए। तो और ये आप ध्यान रहे, महाभारत के एक महत्वपूर्ण एक तरीके से उक्ति कही गई है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो आपका युद्ध तो 30 तारीख को होगा, उससे पहले आप अपनी मन स्थिति सही रखिए, सकारात्मक सोचिए, घबराना नहीं है। कोशिश कीजिए, आपको सब आता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है और कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पेपर में हमें बेस्ट करके आना है। बाकी तो रिज़ल्ट तो आना ही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। मैं आशा करती हूँ कि आपका सकारात्मक रिजल्ट ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ पाश्चात्य प्रश्न करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न। इसके उत्तर आप पहले मन में दीजिएगा, उसके बाद में फिर आप आगे देखिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर फास्ट लगे, नहीं तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप अपनी नोटबुक और अपनी कलम से इसको देखते जाइए। आपको याद होता जाएगा कि आप कौन से प्रश्न सही कर रहे हैं और कौन से प्रश्न नहीं सही कर रहे हैं। अगर नहीं सही कर रहे हैं तो उसको तुरंत नोट भी कर लीजिए। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो आप देखते ही पहचान गए होंगे। सबसे पहले आपका अरस्तु का नाम 2 जगह दिया है, फिर आपका नाम है कॉलरिज का, कॉलरिज भी दोनों जगह दिया है। तो इससे भी अनुमान लगा सकते हैं या बी में होगा या फिर डी में होगा। उसके बाद जॉन क्रो रेंसम है, फिर IA रिचर्ड्स हैं। तो ये देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरस्तु सभी को पता है कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। फिर आपका जो कॉलरिज है इनका 1772 में हुआ, 1772 में। जॉन क्रो रेंसम ये 1888 में आते हैं। 1888 में एक और विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, उनका नाम है TS इलियट। उनका भी जन्म आपका 1888 में होता है और जॉन क्रो रेंसम का भी याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। और IA रिचर्ड्स इनका है 1893 में, 1893 में, 1893। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 2। लिखा है निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जयपाल सार्त्र ये अस्तित्ववादी हैं। फिर जॉक देरिदा ये विखंडनवादी हैं। TS इलियट सभी को पता होगा, इनका निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत भी है। और क्रोचे जो है वो है अभिव्यंजनावाद का इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसके आधार पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर A का 2 सही हो रहा है। तो 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 3। निम्नलिखित सुमेलित करना है आपको, क्रोचे, IA रिचर्ड्स, कॉलरिज और इलियट। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। क्रोचे का भी हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा, अभिव्यंजनावाद। फिर IA रिचर्ड्स इनका है संप्रेषण सिद्धांत। कॉलरिज का है कल्पना का सिद्धांत और इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अगर 2 या 3 भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको 2 भी आते हैं और आपका ऑप्शन मिल गया तो समझ लीजिए काम आपका बन गया। तो मिलान करने वाले प्रश्न एक तरीके से फेवरेट प्रश्न होते हैं। अगर इनको आप अभ्यास अच्छे से किए होंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं जल्दी। अनुक्रम वाला भले ही गलत हो जाए लेकिन मिलान वाले प्रश्न ईजी होते हैं कंपैरेटिवली अनुक्रम वाले प्रश्न से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, क्योंकि 1 ऑप्शन केवल एक ही में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4। लिखा है लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विचार है, प्रकृति है, भाव प्रवणता है या फिर अलंकार योजना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A विचार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। लिखा है सुमेलित करना है विरेचन सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, रूपवाद, विखंडनवाद। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं और देख भी रहे हैं कि कौन से साल में ये प्रश्न आ चुके हैं। ये सारे ही एक तरीके से नेट में आए हुए प्रश्न हैं। विरेचन सिद्धांत ये आपका है अरस्तु का। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत ये आपका हो जाएगा इलियट का। रूपवाद है किसका, कॉलरिज का है रूपवाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विखंडनवाद आपका जॉक देरिदा का है।
तो इसके आधार पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का थर्ड ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम आपको पहचानना है। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद और मनोविश्लेषणवाद। तो इसके आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और संरचनावाद। इन सब के आपको प्रवर्तकों के नाम भी, जो संस्थापक प्रवर्तक हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित करना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सेक्रेड वुड, लिरिकल बैलेड्स और पोएटिक्स। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आपका है रिचर्ड्स का, आई ए रिचर्ड्स का है। फिर आपका सेक्रेड वुड, ये तो सभी को पता होना चाहिए, सेक्रेड वुड आपके टी.एस. इलियट का है। फिर लिरिकल बैलेड्स आता है वर्ड्सवर्थ का। और जो पोएटिक्स है, ये पोएटिक्स आपकी किसकी है, अरस्तू की है। तो इसके आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 2 ऑप्शन देखिए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर आपका आता है 8, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम आपको छांटना है। देखिए अस्तित्ववाद, फ्रैडवाद को मनोविश्लेषणवाद वैसे बोला जाता है, इसको फ्रैडवाद भी कह दिया जाता है। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रैडवाद और उत्तर संरचनावाद। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है। इलियट, वर्ड्सवर्थ, लॉन्जाइनस, अरस्तू। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। इलियट का कौन सा है, दी वेस्टलैंड। जरूरी नहीं कि सभी हर टाइम आपको वो मिल जाएगा, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ग्रंथ का मतलब यही नहीं केवल एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने। तो ये दी वेस्टलैंड हो गया। वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा लिरिकल बैलेट्स, और लॉन्जाइनस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेरी इप्सुस, और अरस्तु का है पेरी पोएटिकेस। याद रखिएगा, लॉन्जाइनस का है पेरी इप्सुस और जो अरस्तु जी हैं उनका है पेरी पोएटिकेस। और इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें अध्याय भी शामिल, एक बार प्रश्न भी बन चुका है, इसमें कितने अध्याय हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कितने अध्याय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5, 3, 1, 2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। एसेज इन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस्थेटिक्स और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। बहुत ही फेवरेट, मतलब एक तरीके से बोला जाएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके। ये बायोग्राफी लिटरेरिया हो गया चाहे एस्थेटिक हो गया, आप देख रहे हैं कि रिपीट कितने हो रहे हैं प्रश्न। पूरा अनुक्रम आपका सेम नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो रचनाएं हैं वो आपकी सेम हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितने आपके PYQ के प्रश्न हैं उनको ज़रूर हल करके जाइए। तो देखिए एसेज इन क्रिटिसिज्म ये आपकी है ऑर्नोल्ड की, मैथ्यू ऑर्नोल्ड इनका पूरा नाम है। बायोग्राफिया लिटरेरिया सभी को मालूम है कॉलरिज की है। एस्थेटिक्स ये आपकी रचना है क्रोचे की। और एक द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये भी रचना है, लेकिन ये क्रोचे की नहीं है, ये फाउंडेशन ऑफ ये आपके रिचर्ड्स की है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आपके रिचर्ड्स की है। तो एस्थेटिक्स के नाम से 2 रचना है, एक एस्थेटिक ये तो आपके क्रोचे की, और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक वो भी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखिए कम्युनिस्ट का नाम आया तो आप जैसे मान लीजिए देख रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये तो कार्ल मार्क्स का है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी कौन सा इसका प्रश्न सही होगा। अब देखिए ए का थर्ड किसी में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ, तो आपको दोनों मिलान करने पड़ेंगे। चलिए मिलान कर लेते हैं पूरा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपको नहीं आता तब तो कोई बात नहीं, एक आता है तब तो आपको ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पूरे ही आते हैं तो आपको 0-0 लेवल पे सब मैच करके ही प्रश्न मतलब प्रश्न करने होंगे एग्जाम में। जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि आगे देखते नहीं हो और हम लोग आनन फानन में कोई भी ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि समय इतना दीजिए कि आपको घबराहट के साथ में मत दीजिएगा, एकदम धीमे धीमे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। फिर द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म ये रचना आपकी इलियट की है। इल्यूजन एंड रियलिटी ये कॉर्डवेल की है। और द पोएटिक इमेज ये आपकी हो जाएगी C.D. लेविस की। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1 और 5। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 12, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है। अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस और कॉलरिज।
साफ साफ दिया हुआ है। प्लेटो पहले आए थे, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उसके बाद लॉन्जाइनस, उसके बाद में कॉलरिज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 13। लिखा है इसमें, निम्नलिखित कृतियों को रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। एसेज इन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिका, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक और अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। तो चलिए मिलान करते हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये रचना जो है वो है ऑर्नोल्ड की है, मैथ्यू ऑर्नोल्ड। एस्थेटिका क्रोचे की है। एस्थेटिक्स अलग हो गई, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स अलग हो गई, और एस्थेटिका ये क्रोचे की है। और फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, एस्थेटिक और एस्थेटिका दोनों एक ही है, माफ़ कीजिएगा दोनों एक ही है, वो दोनों ही आपकी क्रोचे की। कभी कभी इसको एस्थेटिक नाम प्रिंट करके हो आ जाता है, कभी कभी एस्थेटिका लिख दिया जाता है। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, ये रचना आपकी हो जाएगी रिचर्ड्स की। और अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये रचना आपकी है रेने वेलेक की। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित करना है आपको, कि कौन सा जो विद्वान है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका मूल स्थान क्या है। तो देखिए, अभिमन्यु अनंत का है मॉरिशस, ग्रियर्सन जो है वो आपके आयरलैंड के हैं, फेडरिक पिनकॉट ये इंग्लैंड के हैं, और वारानिकोव इनका जो है जन्म वो है रूस में। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी, मूल स्थान से भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। संकलन त्रयी है, जैसे आपकी छायावाद के जो छायावादी त्रयी 4 लोग हैं, वैसे तो छायावाद में 4 स्तंभ हैं, और वृहत त्रयी या संकलन त्रयी इस तरीके से है। तो इसमें जो गणना नहीं की जाती है, मतलब जो इसमें से शामिल नहीं, उसको आपको हटाना है। समय, स्थान, प्रभाव या कार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव नहीं है, बाकी समय, स्थान और कार्य तीनों ही आपके संकलन त्रय में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 16, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ में सुमेलित करना है। देखिए, कुछ कुछ उन्होंने उक्तियाँ कही हैं, आपको बताना है कि कथन किसके हैं। महाकवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर और दार्शनिक हो। ये सब इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट करके आपको बताया, क्योंकि ये पाश्चात्य विद्वानों के विचार हैं, तो इसको आपको हिंदी में इन्होंने लिखा है, महान कवि वही हो सकता है जो साथ में दार्शनिक, जो गंभीर और दार्शनिक हो। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ये आपकी जो कथन है ये आपका कॉलरिज का है। उसके बाद कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये तो आपके निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। फिर काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये है रिचर्ड्स का। फिर महान व्यक्ति ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये लॉन्जाइनस का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 17, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबद्ध पुस्तकों के साथ में सम्मिलित करना है। तो कुछ पुस्तकें हैं, रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिगता प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। तो कौन सी जो ये सारी पुस्तकें दी गई हैं, इधर पुस्तकें हैं और इधर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनको आपको बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो आपकी रागात्मक भाषा है वो बताइए किसकी है? ये हो जाएगी द मीनिंग ऑफ मीनिंग। फिर परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, ये आपकी है द सेक्रेड वुड से ली गई है। और कल्पना सिद्धांत ये है आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया से। और अनुकरण सिद्धांत ये आपका है पेरी पोइटिकेस से, अनुकरण सिद्धांत। अब देखिए किस तरीके से बनाया गया है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका सीधे सीधे ग्रंथकारों के नाम ना पूछकर उनके जो ग्रंथ रचनाएं हैं उनसे नाम पूछ लिया गया कि रागात्मक भाषा किसमें है। अब अनुकरण सिद्धांत तो सभी को पता है, आपका अरस्तु जी का है और उन्होंने लिखी है पेरी पोइटिकेस। तो इसके आधार पर भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 18, I.A. रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष में सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये है 1924 की रचना। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक ये आपकी 1936 में आती है। साइंस एंड पोइट्री 1926 में। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आती है 1929 में। आपका ये 2014 का प्रश्न बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। चलिए अब ये होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, किसकी है ये? कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ, दोनों में से
किसकी है बताइए। चलिए मैंने तो आपको और आसान कर दिया। होमवर्क बताइए, होमवर्क क्वेश्चन है ये। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, ये किसने बोला है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। लिरिकल बैलेड्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, एस्थेटिक्स और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। लिरिकल बैलेड्स ये सभी को पता है, वर्ड्सवर्थ की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है। एस्थेटिक्स क्रोचे की है। और द फाउंडेशन ऑफ, देखिए मैंने नाम ले ही रही थी और ये रचना आ भी गई। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये रचना है आपकी रिचर्ड्स की, याद रखिएगा। दो हैं, एस्थेटिक्स या फिर इसको ये क्रोचे की है, और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये आपकी रिचर्ड्स की है। तो इसके आधार पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम लगाना है आपको। द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज और एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न। देखिए द सेक्रेड वुड ये आपका 1920 में आई थी, 1920 में। और जो आपकी सेलेक्टेड एसेज है ये आपकी 1932 में आई थी। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 22। लिखा है इसमें, कविता इनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक थी। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही की दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक थी। या फिर लास्ट है, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही दृष्टि यथार्थपरक थी। 2015 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक थी। वो आदर्श की बातें करते थे, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, और सब मिथ्या बताया इन्होंने। और जो अरस्तु है उन्होंने यथार्थ, क्योंकि उन्होंने जो अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत है उसमें उन्होंने पूरा क्लियर किया हुआ है कि यथार्थ मतलब कि क्या कल्पना है और क्या यथार्थ है। तो उसको लेकर के उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है अपना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ये तो आपको सभी को पता होगा किसका कहना है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, टी.एस. इलियट। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित करना है। चर्च एंड स्टेट मैंने आपको याद भी करवाया था। चर्च एंड स्टेट कैसे याद कराया था, कॉल, चर्च कब जाएंगे, कल जाएंगे, इस तरह से याद भी करवाया था मैंने। लिटरेचर एंड ड्रामा ये आपका ऑर्नोल्ड का है। फिर से मिलान करते हैं। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज, लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नोल्ड, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये आपका हो जाएगा किसका, रिचर्ड्स का। और आर्ट्स पोएटिका हॉरेस की रचना है। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, इलियट और रिचर्ड्स। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कब, 1770 में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोचे का जो जन्म है वो है 1888 में। दोनों का 1800, टी.एस. इलियट और क्रोचे, हाँ दोनों का 1888 है। और उसके बाद में आपका I.A. रिचर्ड्स, इनका है 1893 में। तो ये है आपका सही अनुक्रम। 1888 में टी.एस. इलियट का जन्म है, लेकिन क्रोचे का जन्म 1866 है, 1866 है। दोनों का अलग अलग है, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। 1770 में आपका वर्ड्सवर्थ आते हैं, क्रोचे का जन्म 1866 है, और इनका टी.एस. इलियट का 1888 है, और रिचर्ड्स का 1893 है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रखिए कि बिल्कुल कुछ नामुमकिन नहीं है, इंसान वही रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। तो जुनून पैदा कर लीजिए पढ़ाई का, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए। और कोई ऐसा नहीं है जिसका पेपर नहीं निकलेगा, सभी का पेपर निकलेगा, बस मेहनत करते जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।